Hello students, I am Mrs. Preeti Singh, Assistant Professor in the Department of B.Ed at the Graduate School College for Women, जमशेदपुर। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में मैंने एक्चुअल ट्राई आउट के अंतर्गत आइटम एनालिसिस यानी पद विश्लेषण की प्रक्रिया की चर्चा की थी, जिसके अंतर्गत मैंने क्वालिटेटिव पद विश्लेषण की प्रक्रिया की चर्चा की थी और क्वांटिटेटिव पद विश्लेषण की प्रक्रिया की चर्चा जारी थी, जिसमें से हम लोगों ने आइटम डिफ़िकल्टी लेवल यानी पद कठिनाई स्तर तथा आइटम डिस्क्रिमिनेटिंग इंडेक्स यानी पद विभेदकारिता शक्ति या सूचकांक की चर्चा भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगी आइटम डिस्ट्रैक्टर्स एनालिसिस की यानी पद विचलित या पद व्याकुलता विश्लेषण की। प्रथम आइटम डिस्ट्रैक्टर्स एनालिसिस यानी पद विचलित विश्लेषण अथवा पद व्याकुलता विश्लेषण के तथ्यों को जान लेते हैं। डिस्ट्रैक्टर पावर, द थर्ड स्टैटिस्टिक in the item analysis is distractor power. It provides information about effectiveness of the distractors. यानी ये पद में विचलित करने वाले जो तथ्य होते हैं उनके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। Groundland and Lin in 1990 states that this can be determined by inspection and so there is no need to calculate the index of distractor power. ग्राउंडलैंड और लिन ने कहा 1990 में कि ये जो डिस्ट्रैक्टर पावर है, एलिमेंट है, इसको पद के उत्तर को ऑब्जर्व करके ही पता लगाया जा सकता है, इसलिए इसके लिए किसी भी प्रकार की कोई भी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इन जनरल, अ गुड डिस्ट्रैक्टर should discriminate between upper and lower group. In general, a good distractor should discriminate between upper and lower groups. साधारण शब्दों में एक अच्छा विचलित या व्याकुलता वह है जो अपर ग्रुप्स और लोअर ग्रुप्स के बीच में विभेद कर सके। अब हम ये जान लेते हैं कि किसी भी पद में डिस्ट्रैक्टर्स क्या होते हैं, यानी विचलित या व्याकुलता क्या होते हैं। तो इसे ऐसे समझा जा सकता है, सामान्यतः डिस्ट्रैक्टर पावर एनालिसिस मल्टीपल चॉइस यानी बहुविकल्पीय उत्तर वाले प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के लिए ही प्रयोग किया जाता है। तो जब हम इन प्रश्नों के एनाटॉमी सिस्टम को देखते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि उदाहरण के लिए हम एक प्रश्न के एनाटॉमी सिस्टम की चर्चा करेंगे। जैसे एक प्रश्न है, हाउ मेनी इंचेस आर देयर इन अ फुट। ये पार्ट जो है प्रश्न का, इसे प्रश्न का स्टेम कहते हैं, यानी आइटम का स्टेम कहते हैं। और जो ऑप्शन से दिए हुए इसके उत्तर के रूप में, उसमें से जो सी नंबर का ऑप्शन है ये कीड ऑप्शन है, यानी करेक्ट ऑप्शन है। तो इसे छोड़ करके बाकी जो ऑप्शंस है ए, बी, डी और ई, इन सारे ऑप्शंस को डिस्ट्रैक्टर और फॉइल्स कहते हैं। यानी कि ये ए, बी, सी, डी, ई ऑप्शंस हैं जिन्हें अल्टरनेटिव्स या चॉइसेस भी कहा जाता है। इसमें से सी नंबर जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, जैसा मैंने बताया। उसे छोड़कर बाकी ए, बी, डी और ई जो ऑप्शंस हैं इन्हें डिस्ट्रैक्टर्स और फॉइल्स कहते हैं। ये डिस्ट्रैक्टर्स प्रश्न के सही उत्तर के लिए स्टूडेंट्स को डिस्ट्रैक्ट करने का काम करते हैं, यानी उन्हें विचलित करने का कार्य करते हैं। यानी जो डिस्ट्रैक्टर परीक्षार्थी को गलत उत्तर के लिए, खास करके लोअर लेवल वाले परीक्षार्थियों को गलत रिस्पॉन्स के लिए जितना अधिक डिस्ट्रैक्ट करता है, वो डिस्ट्रैक्टर पद के लिए उतना ही उपयुक्त और अच्छा माना जाता है। पद का आइटम एनालिसिस करने से यह स्पष्ट होता है, जब हम सारे बच्चों के आंसर को रिकॉर्ड करते हैं तो यह पाते हैं कि अपर लिमिट में से 16 में से ए ऑप्शन को किसी भी बच्चे ने चूज़ नहीं किया है, बी को भी किसी भी बच्चे ने चूज़ नहीं किया है, तो ये 0 है। सी को
15 लोगों ने चूज़ किया है और डी को 1 ने किया है और ई को किसी ने भी चूज़ नहीं किया है। वहीं जब हम लोअर लिमिट के बच्चों को देखते हैं तो वहाँ पर ए ऑप्शन को 16 में से 5 लोगों ने और बी ऑप्शन को 16 में से 4 लोगों ने चूज़ किया है। सी ऑप्शन जो करेक्ट है उसे 5 लोगों ने चूज़ किया है, डी को 0 और ई को 0 लोगों ने चूज़ किया है। इस पूरे रिकॉर्ड को देखने से यह स्पष्ट होता है कि डिस्ट्रैक्टर ए एंड बी प्रूव टू बी इफेक्टिव एज इट अट्रैक्ट्स मोर पीपल फ्रॉम लोअर ग्रुप। यानी व्याकुलता ए और बी प्रभावी साबित होते हैं क्योंकि यह निचले समूह से अधिक विद्यार्थियों को आकर्षित करते हैं। Whereas as per the distractor D, it is clear that only one candidate from the upper limit and no candidate from the lower limit has selected this option. So it indicates that distractor D is not an effective distractor. E is a distractor which is not responded by anyone. Therefore, it also needs revision. यानी व्याकुलता डी से अधिक विद्यार्थियों को आकर्षित करती है निचले समूह की तुलना में ऊपरी समूह। यह इंगित करता है कि विचलित डी एक प्रभावी विचलित नहीं है। ई एक विचलित करने वाला है जिसका जवाब किसी ने नहीं दिया है, इसलिए इसमें भी संशोधन की ज़रूरत है। इस प्रकार से देखा जाए तो a distractor is considered to be a good distractor when it attracts more people from the lower group than the upper group. The distractors which are not selected at all or very rarely selected should be revised. यानी एक व्याकुलता एक अच्छा व्याकुलता माना जाता है जब वह ऊपरी समूह की तुलना में निचले समूह से अधिक छात्र को आकर्षित करती है। जो विचलित करने वालों का चयन बिल्कुल नहीं किया जाता है या बहुत ही कम चयनित किया जाता है, उन्हें संशोधित करने की आवश्यकता होती है। So students, we have already discussed all the qualitative and quantitative process of item analysis. As per the conclusion, we can say that an item analysis is an effective way to select the appropriate items for the final draft and reject the poor items which do not contribute in the functioning of the test. यानी पद विश्लेषण प्रक्रिया वह विधि है जिसके द्वारा परीक्षा के फाइनल ड्राफ्ट के लिए हम उपयुक्त आइटम यानी पद का चुनाव करते हैं और जो पुअर आइटम्स होते हैं, खराब पद होते हैं, उनको रिजेक्ट करते हैं, यानी उनको परीक्षा के लिए बनाए गए अंतिम ड्राफ्ट के प्रश्नों की सूची से, पदों की सूची से छांट दिया जाता है। So students, this is all about the topic item analysis. I hope the entire series of the lecture based on this topic will be beneficial for you. So wait for my new lecture. Till then, stay safe and healthy and prepare well for your exams.